धन्यवाद दोस्तों, कहानी को इतना प्यार देने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है बिन चाही मोहब्बत और इसके 10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 11वां पार्ट है, तो चलिए इस 11वें पार्ट को शुरू करते हैं। उदय सिंह जानते थे कि राधा सही कह रही है, लेकिन हालात के आगे वो लाचार महसूस कर रहे थे। पापा, वे मेरी भी ख्वाहिशें हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, अच्छी नौकरी करूं और अपने पसंद के लड़के से शादी करूं। और तुम किसे पसंद करती हो राधा? राधा ने सिर झुका लिया। उसके सामने अमर का क्यूट सा मुस्कुराता हुआ चेहरा आ गया। उसके रोते हुए चेहरे पर हंसी आ गई। अमर, अमर सिंह सोलंकी, आकाश सर का छोटा भाई। उदय सिंह को दूसरा झटका लगा। राज राधा को मार भले ही डाले, लेकिन आकाश के भाई से शादी कभी नहीं होने देगा। वो और भी डर गए। तुम तुम ये सब भूल जाओ और कल तुम्हारी सगाई है, उस पर ध्यान दो। कहते हुए वो राधा के कमरे से बाहर आ गए और वापस कमरे पर ताला जड़ दिया। राधा चिल्लाती रह गई, पापा, पापा रुकिए, रुकिए पापा प्लीज, मुझे इस तरह अकेला मत छोड़िए। उदय सिंह को उसके आंसू पिघला रहे थे, लेकिन वो चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गए। इधर आकाश वापस भूमिका को ढूंढता हुआ अमर के कमरे में पहुंचा। भूमिका और अमर हंस हंस कर बतिया रहे थे और अमर खीर खा रहा था। आकाश ने उससे कटोरी खींच ली और खुद बैठकर मजे से खाने लगा। अमर ने भूमिका की तरफ देखकर रुआंसा सा मुंह बना दिया। अमर, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है और एक बैड न्यूज़। पहले क्या सुनना पसंद करोगे? बैड न्यूज़, राज तुम्हारा होने वाला साला है। क्या? कौन? कौन राज? भूमिका उसकी बातें सुनकर चौंक गई। क्या? क्या मतलब है आपका? आकाश हंसते हुए मजे से खीर खा रहा था। गुड न्यूज़ नहीं सुनोगे? सुनाइए। मेरा ससुराल तुम्हारा भी होने वाला ससुराल है। भैया, साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बगल में खड़ी भूमिका को सब समझ में आ रहा था। आप राज की बहन राधिका की बात तो नहीं कर रहे? आकाश ने कटोरी साइड में रखी और भूमिका की नाजुक सी कमर से हाथ डालकर उसे अपने करीब खींच लिया। भूमिका संकुचा गई। बगल में ही अमर भी बैठा हुआ था। हाँ, मेरी खूबसूरत सी इंटेलिजेंट बीवी, मैं राज की बहन राधिका की ही बात कर रहा हूँ। अब तो आकाश और भूमिका दोनों ही ऐसी नज़रों से अमर को देखे जा रहे थे जैसे बेचारे के साथ बड़ा अन्याय हो गया हो। आखिर में भूमिका बोल पड़ी, अमर, पूरी दुनिया में तुम्हें राज की बहन ही मिली थी आशिकी लड़ाने को? है कौन ये राज? और राधा, राधा उसकी बहन? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आकाश का तो अमर की बातों पर ध्यान ही नहीं था। उसने अमर से नजरें बचाकर भूमिका की कमर पर चिकोटी काट ली। बेचारी कमर सहलाने लगी। का कर रहे हैं आप? 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते? आपसे तो हम बाद में निपटेंगे। भूमिका ने भौहें चढ़ाते हुए आकाश का हाथ अपनी कमर से हटाया। अमर गुस्से से बोला, इतने सीरियस मैटर में भी आप दोनों को रोमांस सूझ रहा है? या तो अपना रोमांस निपटा लो या मुझे पूरी बात ही बता दो। आकाश को अभी भी मस्खरी सूझ रही थी। उसने भूमिका का हाथ पकड़ा और अपनी कमर में खींच लिया। ओके, हम पहले रोमांस ही निपटा लेते हैं, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। उसने कमरे में आते ही दरवाजा बंद कर लिया और भूमिका को बिना मौका दिए बाहों में कसकर बेहताशा चूमने लगा। भूमिका को थोड़ा सा गुस्सा तो था इस बात को लेकर कि वो राधा को लिफ्ट देता है, इस वजह से राधा अमर के करीब नहीं जा पाती, लेकिन आकाश के इस रोमानी अंदाज ने उसे मदहोश कर दिया था। वो आकाश का पूरा साथ दे रही थी। आकाश ने अपनी पॉकेट से वो गजरा निकाल कर उसके बालों में लगा दिया। भूमिका खुशी खुशी दौड़कर आईने में अपना अक्स देखने लगी। वो आकाश के दिए हुए पहले तोहफे में कितनी खूबसूरत लग रही थी। वो सब कुछ भूल गई जो उसे आकाश से पूछना था। बस उसके इश्क में डूबी जा रही थी। आकाश ने उसे पीछे से ही बाहों में भर लिया और उसका ब्लाउज कंधों से थोड़ा सा नीचे खिसका कर उसके कंधों को चूमने लगा। उसके हाथों की उंगलियां अभी भी भूमिका की कमर पर गुदगुदी कर रही थी। भूमिका की सांसें तेज हो गई। वो आकाश की तरफ मुड़ी। आकाश का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। कुछ देर यूं ही एक दूसरे को देखते रहे और फिर आकाश ने धीरे से उसकी साड़ी का पल्ला खींच लिया। भूमिका दीवार से सट गई। आकाश के हाथ में उसकी साड़ी का पल्ला था जो उसने पल्लू को एक झटका दिया और भूमिका लड़खड़ाकर उसके सीने से टकरा गई।
भूमिका के हाथों की चूड़ियों की छन-छन ने आकाश को पागल कर दिया था। वो दोनों इतने करीब थे कि भूमिका की ज़ोर-ज़ोर से चल रही धड़कनों को आकाश महसूस कर पा रहा था। उसने भूमिका का हाथ खींचकर उसे बिस्तर पर गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उन्हें वक्त का भी होश नहीं रह गया था। सूरज धीरे-धीरे डूब रहा था, पर रात होने में वक्त था, लेकिन रात तक का इंतजार कौन करता? आकाश ने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और भूमिका शर्म के मारे खुद ही सिमटी जा रही थी। वो धीरे से थोड़ा-सा नीचे आया और भूमिका के नर्म मुलायम पेट को दाँतों से दबा लिया। भूमिका ने एक लंबी आह भरी और अपने होठों को दाँतों में दबा लिया। उसके हाथों की उँगलियों ने बेडशीट को कसकर पकड़ लिया। आकाश भी अब तो पूरी तरह से मूड में आ चुका था। धाड़-धाड़ वापस किसी ने दरवाजे की कुंडी को ज़ोर से खटखटाया। इसकी तो मैं आकाश गुस्से से पागल हो चुका था। वो बेड से कूदा और भूमिका ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया। सुनिए, आप दोनों, मैं यहीं दरवाजे के बाहर बैठा हूँ। आप दोनों अपने रंगारंग कार्यक्रम को अभी के लिए विराम दीजिए। भाई, कल राधा की एंगेजमेंट है, आपको कुछ करना होगा। भूमि, भाई को समझाओ ना, रोमांस के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आप दोनों रोमांस की बांसुरी बजाते रहना। इधर मेरी लव लाइफ का आर्केस्ट्रा बजा पड़ा है। आकाश ने गुस्से में अपना सिर बिस्तर पर दे मारा। भूमिका ने धीरे से उसे छुआ। सुनिए, आकाश ने आग उगलती आंखों से उसकी तरफ देखा। क्या है अब? भूमिका डरते डरते बोली। ठीक ही तो कह रहा है। अभी तो आपको उन दोनों के बारे में सोचना चाहिए ना। और हम दोनों के बारे में? भूमिका ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ को चूम लिया। हम दोनों के बारे में रात में सोच लीजिएगा। और अगर रात में दोबारा किसी ने डिस्टर्ब किया तो? ना, रात में कोई नहीं करेगा। रात में इस अमर के खाने में नींद की गोलियां मिला देना। हाँ हाँ ठीक है, उठिए, कपड़े पहनिए जल्दी। आकाश ने शर्ट वापस पहन ली। भूमिका साड़ी ठीक करने लगी। एक बार फिर मोहब्बत का खेल अधूरा रह गया। दोनों के दिल में इसकी कसक थी। आकाश ने दरवाजा खोला। अमर सामने जमीन पर घुटनों पर कोहनियां टिकाए बैठा था। आकाश ने बाहर निकलते ही अमर को धर लिया। उसका गला अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। बेचारा अमर सही से चिल्ला भी नहीं पा रहा था। भूमिका कमरे की दहलीज पर खड़ी मुंह में साड़ी का पल्ला दबाए दोनों भाइयों का जानलेवा प्यार देखकर हंसे जा रही थी। अचानक भूमिका की माँ कमरे के सामने से निकली और दोनों भाइयों को गुत्थम गुत्था देख बेचारी डर गई। अरे भैया, का हुई गवा? ये उत्पात काहे मचाए हो दोनों जने? दोनों भूमिका की माँ को देखकर मुस्कुराने लग जाते हैं और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर बैठ जाते हैं। कुछ नहीं मम्मा, हम तो बस प्यार कर रहे थे। है ना अमर? हाँ हाँ जी मम्मी जी। भूमिका की हंसी पर कोई कंट्रोल नहीं था। आप दोनों भूल रहे हो कि आपको राधा की सगाई रुकवानी है। दोनों शांत हो गए और कमरे में आ गए। अब तीनों बेड पर लाइन में बैठे हुए सगाई रुकवाने का तरीका ढूंढ रहे थे। आकाश उसके बगल में भूमिका और उसके बगल में अमर। गांधी जी के तीन बंदरों की तरह तीनों अपना अपना दिमाग बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक अमर का फोन बजा। राधा, राधा का फोन है। अमर खुशी से उछल पड़ा। अमर कमरे से बाहर जाता इससे पहले आकाश ने उसका फोन छीनकर स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, राधा बहुत धीरे से डरी हुई आवाज में बोली। आकाश के एक छोटे से मैसेज ने उसे एक नई राह दिखा दी थी। राधा, इतने दिनों से तुमने फोन क्यों नहीं किया? मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं दिया। बोलो, कैसी हो? तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है। हाँ बोलो, क्यों नहीं बताया? राधा को मौका दिए बिना अमर अपनी शिकायतें गिनाए जा रहा था। आखिरकार राधा का सब्र जवाब दे गया। चुप, बिल्कुल चुप। अब मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे, समझे? जब तक अपनी चोंच बंद रखना। चूंकि फोन लाउड स्पीकर पर था, तो भूमिका और आकाश दोनों की हंसी छूट गई और राधा का इस तरह अमर को डांटते सुन दोनों लोटपोट हो गए। राधा ने आगे बोलना शुरू किया। लिसन मिस्टर अमर, कितने दिनों से मैं सोच रही थी, कोई तो दिन आएगा जब तुम मुझे प्रपोज करोगे। कोई तो शुभ मुहूर्त होगा जब तुम मुझे अपने दिल की बात बताओगे। लेकिन नहीं, मैं ही बेवकूफ़ थी, क्योंकि आपको सस्ती शायरियाँ बनाने से फुर्सत कहाँ मिलती होगी जो अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे। अमर खिसिया चुका था। उसके बड़े भाई और भाभी दोनों के सामने राधा उसकी धज्जियां उड़ा रही थी। इसलिए मैंने सोचा मैं ही बोल देती हूँ। मिस्टर अमर सिंह सोलंकी, आई लव यू। आई लव यू टू।
द मून एंड बैंक, यू आर द ओनली वन आई वांट फॉर एवर इन माई लाइफ, विल यू मैरी मी? बोलिए मिस्टर अमर, शादी करेंगे मुझसे? अमर भूल गया था कि कौन उसकी और राधा की बातें सुन रहा है। राधा का इस तरह उसे प्रपोज करना उसे इमोशनल कर गया। भूमिका उसे तरह तरह के इशारे करके चिढ़ा रही थी। सुनो अमर, कल मेरी एंगेजमेंट है। अगर कल तक तुम मुझे लेने ना आए तो मैं थर्ड फ्लोर से कूद कर जान दे दूंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। अमर, मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। कल मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। हे राधा, सुन, ये क्या पागलपन है? मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधा। तुम सिर्फ मेरी हो। रोना बंद करो और मेरा इंतजार करना, मैं जरूर आऊँगा। अमर ने फ़ोन रख दिया। भूमिका और आकाश अभी भी उसे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। भैया, मैंने बोल तो दिया है, पर अब मुझे डर लग रहा है। मैं क्या करूँ बताइए? और ये राज कौन है? राज राधा का भाई है और नामी गुंडा है, और कुछ नहीं। वैसे उसे गुंडागर्दी भी ठीक से नहीं आती। कुछ बताओ भूमिका, बोलो, कुछ तो सजेशन दो। भूमिका, जो अब तक सोच में गुम थी, आकाश और अमर के हिलाने से होश में आई। क्या सोच रही हो तुम? आकाश ने पूछा। उपाय, भूमिका ने पालथी मारते हुए अपनी आंखें नचाकर कहा। कैसा उपाय? अमर भी जानने को अधीर हो रहा था। महाभारत, भूमिका ने आंखें बंद करते हुए श्री कृष्ण की तरह उंगली उठाकर कहा। क्या? अमर और आकाश दोनों के मुंह से एक साथ निकला। तुम दोनों चुप रहो और मेरी बात सुनो। अरे, एक लड़की के लिए युद्ध करवाना चाहती हो तुम? ये क्या मजाक है? आकाश ने आंखें फैलाते हुए पूछा। अरे, मैं कह रही हूँ, महाभारत में भी ऐसी ही एक कथा है। रुको, मैं सुनाती हूँ। भूमिका आराम से पसरते हुए बोली। अमर और आकाश दोनों मुंह फेर कर बैठ गई। यार, सॉल्यूशन बताओ, कथा सुनने का टाइम नहीं है हमारे पास। अमर रुआंसे से मुंह बनाकर बोला। कथा तो सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि वो अमर की कहानी से मिलती जुलती है और सॉल्यूशन उसी में है। तो सुनाओ फिर। अब दोनों को इंटरेस्ट आ रहा था। तो सुनो। विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी का विवाह उसके भाई रुक्मी ने राजा शिशुपाल से निश्चित कर दिया था। रुक्मणी मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति मान बैठी थी। ऐसे में रुक्मणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखा और कहा, विवाह वाले दिन वे रुक्मणी को विदा करने ना आए तो वो अपने प्राण त्याग देगी। अमर को अब कहानी में मजा आने लगा था। फिर आगे क्या हुआ था? फिर क्या था? श्री कृष्ण ने विवाह वाले दिन मंदिर में ही रुक्मणी का अपहरण कर लिया। रुक्मणी की तो मानो सारी इच्छाएं पूरी हो गई। वाह, मतलब मैं भी राधा को किडनैप कर लूं? आकाश, जो अब तक चुपचाप बैठा उन दोनों की बातें सुन रहा था, उसने भूमिका और अमर की खोपड़ी आपस में भिड़ा दी। अरे ओ लेडी वेदव्यास, वो द्वापर युग था, ये कलयुग है। इंडियन पीनल कोड का नाम सुना है? धारा 366 लगेगी तो तुम और तुम्हारे देवर दोनों 10 साल की जेल काटना। जुर्माना लगेगा 100 अलग। बढ़ियाई महाभारत का ज्ञान देने वाली। फिर अमर की तरफ मुड़कर बोला, तुम दोनों बालिग हो। तुम राधा से शादी ही कर लो, फिर देखते हैं यह राज क्या उखाड़ लेगा। और अगर मैं ऐसा उपाय बताऊं जिसमें थोड़ा सा कानूनी पचड़ा तो होगा, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। राज को उसके कर्मों की सजा भी मिल जाएगी और अमर को उसका प्यार भी मिल जाएगा। तो अमर और आकाश दोनों सवालिया निगाहों से भूमिका को देखे जा रहे थे। बस इस उपाय में राधा को भी शामिल होना होगा। भूमिका उन दोनों को कान में कुछ समझाती है। दोनों के मुरझाए चेहरे खिल जाते हैं। वाह भूमिका, वाह, इतना अच्छा आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? इस बार आकाश भी उसकी योजना से हैरान था। ये मैं आइडिया के काम कर जाने के बाद बताऊंगी। अमर, आकाश और भूमिका ने फोन करके राधा को सारा प्लान अच्छे से समझा दिया। वो भी खुश हो गई। अगले दिन की सुबह जब राज ने राधा का कमरा खोला तो कमरे में गाना बज रहा था। सजना है मुझे सजना के लिए, जरा उलझी लटे संवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं, कि सजना है मुझे सजना के लिए। और राधा ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार बैठी थी, अपनी जुल्फें संवार रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट थी। राज को कुछ समझ में नहीं आया। राधा ने राज के कमरे में घुसते ही उसे गले से लगा लिया। दादा, दादा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ और बहुत खुश भी हूँ। आपका बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपने ये रिश्ता ना किया होता तो मुझे मेरे अंदर की फीलिंग्स का एहसास ही नहीं होता। राज राधा की बातों में आ गया। उसे लगा कि एक रात की भूख प्यास ने इस लड़की की अक्ल ठिकाने लगा दी है। वो खुश हो गया।
ठीक है, तैयार होकर नीचे आ जाना। 12 बजे तक लड़के वाले भी आ जाएंगे। राधा ने सगाई के लिए आया बेबी पिंक कलर का लहंगा पहन मैचिंग का नेकलेस और सारी ज्वेलरी पहनी। बहुत हल्के से मेकअप के साथ उसने बाल खुले ही रखने थे। एक पतला सा मांग टीका उसके चेहरे पर चार चांद लगा रहा था। आज इस जानलेवा रंगरूप के साथ किसी का भी कत्ल होने ही वाला था। राधा ने खुद को आईने में देखा और शर्मा गई। अब बस उसे अपनी साजन का इंतजार था जो आज उसे लेने आने वाला था। वो सज धज कर बेचैनी से अपने कमरे में इधर से उधर घूम रही थी। इधर घर में भागदौड़ थी। पूरा घर फूलों से सजा हुआ था। नौकर सामान उठाए इधर से उधर दौड़ रहे थे। राज नीचे अपने पिता के साथ बैठा मेहमानों के इंतजार में था। दरवाजे से बिना जांच परख के कोई भी भीतर नहीं आ सकता था, इसलिए राज काफी हद तक निश्चिंत था। ऊपर से आज राधा का व्यवहार देखकर उसे तसल्ली मिल गई थी। पीछे वाले दरवाजे से एक मिठाई वाला अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चौकीदार ने उसे भागा दिया। ए, इधर क्या कर रहा है? सामने वाले दरवाजे से जा। अरे बाबू, इतनी दूर से आते हैं, पैदल चलन में कष्ट हो तो है। यहीं से चले जाई देओ। एक बार कहा ना सामने से जा। चल जा यहाँ से। तब तक राज पिछले दरवाजे पर पहुंच गया। मिठाई वाले के कानों से पसीने छूटने लगा। बेचारा वापस मुड़ता इससे पहले ही राज ने आवाज दी, रुको। जी मालिक, कहिए, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मिठाई का ऑर्डर दिया था हवेली से। मनीराम के यहाँ से आए हैं मोतीचूर के लड्डू लेकर। जाने दो। गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। राज मेहमानों में व्यस्त हो गया। इसी बीच राधा, जो न जाने कब से बेचैनी से पूरे कमरे में इधर उधर घूम रही थी, आकर पीछे वाली खिड़की पर टिक गई और पिछले रास्ते से आने जाने वाले लोगों को बहुत ध्यान से देखने लगी। तभी उसकी नज़र उस क्यूट से मूंछों वाले मिठाई वाले पर पड़ी और उसने ऊपर से ही फ्लाइंग किस फेंक कर मारी। मिठाई वाले ने उसे नीचे आने का इशारा किया। राधा ने पहले से ही साड़ियों की रस्सी बनाकर रखी थी, जिसे उसने बिस्तर के पाए से बांध दिया था, खिड़की के बाहर लटका दिया। उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगी। वो लगभग नीचे उतर ही आई थी, बस जमीन से थोड़ा दूर थी कि साड़ी की गांठ खुल गई और वो नीचे गिरने ही वाली थी कि मिठाई वाले ने टोकरी फेंक कर राधा को कैच कर लिया। लेकिन कैच इतना खतरनाक था कि वो राधा सहित धड़ाम से जमीन पर गिर गया। हाय माँ, मर गया। ये तुम अचानक से इतनी भारी कैसे हो गई? राधा, बेचारे ने दर्द से कहराते हुए कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए उसकी मूछें खींच दी। ये तो अपने प्यारे सेकंड हीरो अमर भाई साहब थे। यहाँ से जल्दी निकलो, हमें किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी, राधा ने कहा। तुम चाबी लाई हो? हाँ, हाँ मेरे पास ही है, राधा ने दुपट्टे के छोर से बंधी कार की चाबी दिखाते हुए कहा। दरअसल सुबह जब राधा के कमरे में राज आया था, तो उसे गले लगाते हुए राधा ने उसके जेब से कार की चाबी निकाल ली थी। अमर ने टोकरी में रखी हुई टी शर्ट निकाली और बनियान के ऊपर पहन ली। राधा बहुत तेज तेज चल रही थी। यार, ये तुम इतना भारी लहंगा पहनकर इतनी तेज कैसे चल रही हो? क्योंकि मैंने स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, राधा ने लहंगा उठाकर अपने स्पोर्ट्स शूज दिखाते हुए कहा। अमर उसे देखकर अपनी आंखें नचाने लगा। वाह, मेरी वुड बी बीबी कितनी इंटेलिजेंट है। भागने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो लोग जल्दी से लोगों की नजरें बचाते हुए दौड़कर राज की कार की तरफ दौड़ रहे थे। कार हवेली के बाहर खड़ी थी। दोनों को बस वहां तक पहुंचना था। वहां काफी सारे लोग खड़े थे, कुछ गार्ड्स और कुछ राज के चमचे। यहाँ पहुंचना कोई आसान बात तो नहीं थी, लेकिन अब यहाँ एंट्री होती है अपने मेन हीरो यानी कि आकाश बाबू की। आकाश बाबू ने आते ही दरवाजे पर जोरदार लात मारी, जो उस प्रेमी जोड़े के लिए संकेत था कि कार के पास जाने को तैयार हो जाओ। आकाश धड़धड़ाता हुआ अंदर चला आया। उसे आते देख बाहर खड़े गार्ड्स उसे रोकने के लिए उसके पीछे दौड़े। इतनी देर में अमर और राधा को मौका मिल गया। दोनों भागकर कार में बैठ गए। राधा ने अमर को कसकर हग किया। अमर ने भी राधा को माथे को चूम लिया। दोनों अपनी मोहब्बत को अंजाम देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। आकाश अंदर पहुंचा। राज अपने पिता के साथ बैठकर आए हुए मेहमानों का स्वागत सत्कार कर रहा था। अचानक आकाश को देख उदय सिंह और राज दोनों चौंक गए। तुम तुम यहाँ किसके लिए आए हो? राज नकली गुस्सा दिखाते हुए बोला। मेरा भाई कहाँ है? क्या? तुम्हारा भाई? मुझे क्या पता। मैंने तो आज तक तुम्हारे भाई को देखा भी नहीं। तुम सीधे तरीके से बताते हो या? आकाश ने राज का गला ही दबा दिया। राज और आकाश गुत्थम गुत्था हो गए।
गार्ड्स ने आकाश पर हमला कर दिया और उसे बेदर्दी से पीटने लगे। अब आता है यहाँ पर ट्विस्ट। आकाश जैसा इंटेलिजेंट इंसान राज के घर में घुसकर राज से पिटने की कोशिश करी, ये तो काफी बचकाना लगता है। लेकिन ये सब आकाश के प्लान का हिस्सा था। आकाश काफी पिट चुका था, उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन लगे हाथ उसने राज को जमकर धो लिया था। नाटक में ही सही, राज की एक बार फिर काफी सुताई हो चुकी थी और राज जमीन पर पड़ा कहरा रहा था। बेचारा कहराते हुए बोला, मैंने एक बार कहा ना तुम्हारा भाई कहाँ है, मुझे नहीं मालूम। आकाश ने फिर से कूदकर उसकी कॉलर पकड़ ली। तुम तो क्या, तुम्हारे पूर्वज भी आकर बताएंगे कि मेरा भाई कहाँ है। कल मैंने मजाक में राधा को अपने घर की बहू बनाने की बात क्या कह दी, तुमने तो सच में मेरे भाई को गायब करवा दिया। उदय सिंह बीच बचाव करते हुए बोले, आकाश तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि आपने अपने बेटे के साथ मिलकर मेरे भाई का अपहरण करवाया है। इधर कार में बैठा हुआ प्रेमी जोड़ा अपने रास्ते पर था। राधा ने अपने सर से दुपट्टा नोचकर अमर के हाथ बांध दिए और उसे पीछे वाली सीट पर धक्का दे दिया। उसका लहंगा कार चलाते टाइम बार बार उसके पैरों में फंस रहा था। राधा ने जल्दी से लहंगे का साइड हुक खोला और लहंगा उतारने लगी। राधा, राधा, ये तुम क्या कर रही हो? देखो, बात सिर्फ किडनैपिंग की हुई थी। तुम्हारे इरादे मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे। तुम चुप रहोगे या मैं तुम्हारे मुंह पर भी टेप लगा दूं? अमर ने कसकर आंखें बंद कर ली। देखो, तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश मत करना, मैं चिल्ला दूंगा, बोल रहा हूँ। राधा ने लहंगा उतारकर पीछे फेंक दिया, जो सीधा अमर के मुंह से टकराया। अमर ने एक आंख थोड़ी सी खोली। राधा ने लहंगे के नीचे ब्लू डेनिम की डैमेज जींस पहनी हुई थी। लड़की भगाने की पूरी तैयारी करके आई थी। अमर ने राहत की सांस लेकर आंखें पूरी खोल दी। राधा को हंसी आ गई। उसने कार रोक दी, पीछे मुड़ी और सीट से लटककर अमर के होठों को अपने दांतों से कसकर काट लिया। अमर के हाथ बंधे थे, बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता था। लेकिन राधा जैसे ही पीछे हटने को हुई, अमर ने अपने होठ फिर से आगे कर दिए। अभी तो तुम्हें बहुत डर था अपनी इज्जत लुटने का, अब नहीं है। राधा हंसते हुए बैक सीट पर आ गई और उसने अमर के हाथ खोल दिए। बैक सीट पर ही अमर ने राधा को गिराकर डीप किस करना शुरू कर दिया। राधा उसका भरपूर साथ दे रही थी। कुछ ही देर में दोनों भूल गए थे कि उन्हें किस काम को अंजाम देना था। थोड़ी देर बाद राधा ने अचानक से उसे धक्का दिया। वो उठ बैठी और वापस अमर के हाथ बांध दिए और खुद आगे वाली सीट पर आ गई। अब राधा कार ड्राइव कर रही थी। उसने पिंक कलर का ब्लाउज पहना था और ब्लू डेनिम जींस के नीचे वाइट स्पोर्ट्स शूज। आंखों पर ब्लैक गोगल्स थे और खुले बालों को समेट कर उसने जूड़ा बना रखा था। किसी फिल्म की हीरोइन से कम नहीं लग रही थी राधा। बहुत जल्द दोनों गांव के एक छोटे से भीड़ भाड़ वाले मंदिर के पास पहुंच गए। राधा अमर से बोली, सेकंड प्लान स्टार्ट हो रहा है, रेडी हो जाओ। ओके, ओके। अमर खिसकते हुए खिड़की तक आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। लोग हैरानी से कार की तरफ देख रहे थे। ड्राइविंग सीट पर लड़की बैठी थी और पीछे वाली सीट पर लड़के के हाथ बंधे हुए थे। सारा माजरा समझ आ रहा था। साथ ही गांव वालों को चक्कर भी आ रहे थे, क्योंकि ऐसी किडनैपिंग उन्होंने पहली बार देखी थी। कार राज की थी और ड्राइविंग सीट पर बहन भी राज की थी। लोगों को समझते देर नहीं लगी। फिर से राज ने कोई नया कांड रचा है और इस बार अपनी बहन को भी मिला रखा है। इधर सुबह से आकाश और अमर को घर से गायब देख अनूप बहुत परेशान थे। भूमिका ने उन्हें सारी कहानी बता दी। आखिर प्लान का अगला दाव उन्हें ही फेंकना था। थोड़ी ही देर बाद अनूप पंडित जी और भूमिका के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच गए और राज और उसके परिवार पर अमर के किडनैप करने का एफआईआर लिखवा दी। पुलिस वाले पूछताछ कर ही रहे थे, फिर कुछ गांव वाले भागते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचे और आंखों देखा हाल कह सुनाया। पुलिस वाले चक्रघिनी बन चुके थे, क्योंकि गांव वाले जो बता रहे थे वो अपने आप में अनूठा था। पुलिस तुरंत फोर्स के साथ राज के घर आ धमकी, जहां आकाश पहले से ही मौजूद था। पुलिस को देखते ही बेचारा आकाश चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूमिका के तो होश ही उड़ गई। बेचारी दौड़ती भागती आकाश के पास पहुंची। क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? आप तो यहाँ बस अमर के बारे में पूछने आए थे ना? आकाश ने उसे आंख मारी। वाह बेबी, जबरदस्त एक्टिंग करती हो तुम। सारी स्क्रिप्ट खुद लिखकर खुद ही अनजान बन रही हो। आकाश ने सर पकड़कर आहें भरते हुए कहा, सर, मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई के बारे में पूछने आया था और इन लोगों ने मुझे इतना पीटा कि अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ।
ये ये राज तो मुझे जान से मारना चाहता था। राज के कारनामे तो सब जानते ही थे। पुलिस भी बहुत दिनों से मौके की तलाश में थी। पुलिस तुरंत राज को हथकड़ी लगाने लगी। बोल, बोल तेरी बहन अमर सोलंकी को लेकर कहाँ गई है? अब की चकराने की बारी राज की थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या बोल रहे हैं आप? मेरी बहन तो तैयार होकर अपने कमरे में बैठी है, अपनी सगाई के इंतजार में। अच्छा, तो बुला उसे बाहर। राधा, राधा। राज ने कई आवाजें दी, जिनका उसे कोई जवाब नहीं मिला। राज पुलिस के साथ कमरे में पहुंचा तो राधा गायब थी। बिस्तर के पाए से बंधी साड़ी खिड़की से लटक रही थी। राज ने अपना सिर पीट लिया। आकाश ने नाटक आगे बढ़ाया। देखा सर, मैंने कहा था आपसे, इसकी बहन ही मेरे भाई को किडनैप करके भागी है। उसे जल्दी पकड़िए, मेरे भाई की इज्जत खतरे में है। मेरा मतलब उसकी जान खतरे में है। राज भड़क गया। सर, मैं आपको सब बताता हूँ। सच ये है कि इसका भाई मेरी बहन को भगा ले गया है और अब ये सब मिलकर हमें फंसा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने राज के कान के नीचे जोरदार झापट रसीद कर दिया। साले, कार तेरी, बहन तेरी, जिस हवेली से भागी वो भी तेरी, और किडनैपर कौन? वो बेचारा जिसके हाथ तेरी बहन ने बांध रखे हैं। सारा गांव भी इसके साथ झूठ बोल रहा है क्या? सारे गांव ने देखा है कि तेरी बहन ने इनके भाई के हाथ पैर बांधकर गाड़ी में पीछे फेंक कर रखा है और खुद हाईवे की तरफ भाग रही है। उसे तो हमारी टीम पकड़ ही लेगी, लेकिन तुम अब अपने ससुराल जाओगे। आकाश बेचारा सा मुंह बनाकर इंस्पेक्टर की तरफ देख रहा था। राज क्रोध से दांत पीसे जा रहा था। इधर अनूप ने पुलिस कमिश्नर को फोन कर सारे हालात समझा दिए और उन्होंने राज को गिरफ्तार करने के इस तरीके को भी जमकर तारीफ की। साथ ही राधा की कार को हाईवे के पहले ही पुलिस टीम ने रोक दिया। चूंकि कमिश्नर का ऑर्डर था, इसलिए इज्जत के साथ उन दोनों को वापस पुलिस स्टेशन लाया गया। अमर के हाथ खोल दिए गए। सब लोग पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। राज पर हत्या का प्रयास, आपराधिक षड्यंत्र और कई आपराधिक धाराएं लगाकर उसे जेल में डाल दिया गया था। अब तो गांव वाले भी सामने आकर राज के कारनामे गिना रहे थे। राज पर कई केस दर्ज किए गए। उदय सिंह सर झुकाए पुलिस स्टेशन में बैठे अपने बेटे की काली करतूतें सुन रहे थे। तभी राज की गाड़ी में बैठे राधा और अमर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। राधा का ड्रेसअप देख सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। अपने ससुर यानी अनूप जी को वहां बैठा देख राधा फट से कार में पड़ा दुपट्टा, जिससे उसने अमर का हाथ बांधे थे, उसे सर से कंधे तक ओढ़ लेती है। भूमिका और आकाश अमर को देखकर आंखें मारते हैं। अमर हंसते हुए उनके करीब आता है। और तुम्हारी इज्जत सही सलामत तो है ना? हाँ भाई, बस लुटते लुटते रह गई। मैं तो डर ही गया था, आखिर राज की बहन से जो पाला पड़ा था। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। उदय सिंह, जो एक कोने में दुखी बैठे थे, उठकर अपनी बेटी के पास आई। राधा, मुझे माफ कर दो बेटा। मैंने कभी भी तुम्हारी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। मैं बहुत बुरा पिता हूँ। नहीं पापा, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आपने मुझे इतनी अच्छी एजुकेशन दी कि मैं अपनी इम्पोर्टेंस को समझ पाई, अपने मन से जॉब भी करने दी, जिससे मैंने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा। लेकिन इस जगह मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई। पापा, मैं अमर से प्यार करती हूँ। अमर मेरी ख्वाहिशें जानता है। मैं घर की दीवारों में बंद नहीं होना चाहती। मुझे बहुत कुछ हासिल करना है, आपका नाम रोशन करना है। मैं अपनी हर इच्छा को अमर के साथ पूरी होते देखना चाहती हूँ, इसलिए अमर के साथ चली गई। पर पर मैं आपको दुखी नहीं देखना चाहती। बेटा, मुझ पर एक एहसान और कर दो। अपने नए परिवार से कह दो कि वो तुम्हारे भाई के खिलाफ की गई एफआईआर वापस ले ले। तुम तो जानती हो राधा, तुम्हारे भाई के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में। इसलिए पुलिस स्टेशन में बैठे अनूप उदय सिंह की बातों से भौचक्के थे। आप इतना सब होने के बाद भी अपने लड़के को छुड़ाना चाहते हैं? उदय सिंह हाथ जोड़कर अनूप के पास गए। आप जो भी समझिए, राधा तो ब्याह कर चली जाएगी, बच्ची जिंदगी तो मुझे लड़के के सहारे ही काटनी है। अनूप को अब उदय सिंह की बातों पर गुस्सा आने लगा था। कमाल करते हो ठाकुर साहब, ऐसे लड़के के सहारे बुढ़ापा काटोगे? एक बात बताऊं आपको, अगर मेरा भी एक ही बेटा होता और वो राज जैसा होता, तो उसे कब का जेल भेजकर मैं वृद्धाश्रम चला गया होता। ऐसे लड़के के हाथ से तो मैं मरते हुए गंगाजल भी ना ग्रहण करूं। उदय सिंह सर झुकाकर चुपचाप सोने जा रहे थे। आपको पता है, मेरे दो बेटे हैं। मेरी पत्नी जब पहली बार गर्भवती हुई थी, तब मेरी इच्छा थी कि एक फूल सी बेटी हो मुझे। लेकिन एक के बाद एक दो बेटे दिए मुझे भगवान ने। लोगों ने मुझे खूब बधाइयाँ दी, लेकिन मेरे मन में एक बेटी की कसक हमेशा थी।
अनूप ने आगे बढ़कर भूमिका और राधा के सर पर हाथ फेरा। लेकिन मेरा सौभाग्य देखिए, ईश्वर ने मुझे राधा और भूमिका के रूप में इस दुनिया की दो सबसे प्यारी बेटियां दी हैं। आपने राधा की ज़रूरतों को तो पूरा किया, लेकिन उसकी इच्छाओं को मार दिया। क्यों? क्योंकि वो लड़की थी और उसकी जगह आप इस नालायक राज को लाड जताते रहे। अरे ठाकुर साहब, अगर इसकी जगह 2 झापट लगाए होते इसे बचपन में, तो आज इसकी हरकतों के कारण आपको शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। उदय सिंह की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो जानते थे कि गलती उन्हीं की है, जो राज को लड़का होने की वजह से बचपन से सर पर चढ़ाया। फिर उन्होंने अनूप के आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ करिए अनूप जी, मैंने अपनी गलती महसूस की है। राधा मेरे पास कभी खुश नहीं रह सकती। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आपके परिवार में उसे हमेशा प्यार और सम्मान मिलेगा। वो राधा की तरफ आगे बढ़े। राधा बेटा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। कहते हुए उदय सिंह ने राधा का हाथ अमर के हाथों में थमा दिया। पुलिस स्टेशन में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई। जेल में पड़ा राज अपने कर्मों पर पछता रहा था, लेकिन किए हुए कर्मों का भोग तो भोगना ही था। अनूप सभी लोगों के साथ घर खुशी खुशी लौट आए। राधा सबके बीच शर्माने लगी थी, क्योंकि कपड़ों के नाम पर उसने जीन्स और ब्लाउज पहना हुआ था और सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। भूमिका ने राधा को कसकर गले लगा लिया और उसके गाल खींच लिए। और बताइए देवरानी जी, हमारे शैतान बंदर ने आपको तंग तो नहीं किया? राधा ब्लश करने लगी। भूमिका, तंग तो इसने किया है मुझे। तुम्हें पता है, इसने मुझे कार की बैक सीट पर धक्का देकर मैं अमर कुछ बोलता इससे पहले ही राधा ने उसका मुंह कसकर दबा दिया और उसके बम पर एक जोरदार किक मारी। बेचारा अपनी कमर सहलाने लगा। खबरदार, अगर एक शब्द भी आगे बोला तो। राधा के तेवर देखकर अमर की हवा टाइट हो गई। दूर से सब देखकर मजे ले रहे थे। आकाश अमर के पास आया और बोला, ईश्वर सबके साथ न्याय करता है। तुम्हें ऐसी बीवी देकर उसने मेरे साथ न्याय किया है। यू डिजर्व ए हिटलर वाइफ। फिर अमर के कान में फुसफुसाया, इससे बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो ये तुम्हें बिना तेल मसाले के कच्चा ही डकार जाए। आखिर बहन तो राज की ही है। सारे दिन की भाग दौड़ के बाद रात अपना आंचल फैलाने लगी थी। राधा को अनूप अपने साथ ही ले जाने वाले थे, इसलिए राधा वहीं रुकी हुई थी। सबने मिलकर रात का खाना खाया और पूरे दिन की घटनाओं पर जमकर हंसे। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। राधा को अनीता के कमरे में भेज दिया गया। अमर अभी भी दरवाजे पर खड़ा उसके कमरे की तरफ देख रहा था। इधर आकाश कमरे में आया तो इतनी रात भूमिका साड़ी पहन रही थी, वही साड़ी जो आकाश ने उसे शहर से खरीदवाई थी। सुंदर येलो कलर की हैवी ब्रोकेट साड़ी। वो अभी अभी नहा कर आई थी। उसके गीले बाल उसके चेहरे, गर्दन और सीने को भिगो रहे थे। आकाश ने हाथ दीवार पर रखकर उसके आगे जाने का रास्ता रोक लिया। कहीं जाना है तुम्हें इतनी रात में? नहीं। तो इतनी भारी साड़ी क्यों पहन रही हो? बड़ी मुश्किल से भूमिका के गले से आवाज़ निकली, आपके लिए। भूमिका शर्मा गई। पागल, इतनी भारी साड़ी उतारने में कितनी मेहनत लगेगी पता है? भूमिका कभी उसे देखती, कभी साड़ी को। क्या करूं फिर? अरे छोड़ो साड़ी वाड़ी, इतना खूबसूरत टाइम ऐसे वेस्ट मत करो। भूमिका ने साड़ी की प्लेट्स छोड़ दी। आकाश के बदन में झुरझुरी दौड़ गई। उसने वहीं आगे बढ़कर भूमिका के गीले होठों को उंगलियों से मसल दिया। आग तो बहुत पहले से लगी हुई थी, जिसे फुर्सत से सुलगने का मौका आज मिला था। इस बार आकाश ने दरवाजे के बाहर अच्छे से झांका और कुंडी बंद कर ली। भूमिका मुड़कर बिस्तर पर जाने को हुई कि आकाश ने पीछे से खींचकर उसकी पीठ को अपने सीने से सटा दिया और उसके गले में हाथ डालकर उसकी जुल्फों में अपना चेहरा डुबोने लगा। भूमिका ने एक बार भी उसे मना नहीं किया। वो बस हंसे जा रही थी। पूरे कमरे में बस भूमिका की चूड़ियों की तेज सरसराहट सुनाई दे रही थी। वो पीछे मुड़ी और हंसते हुए आकाश की टी शर्ट में हाथ डालकर खड़ी हो गई। आकाश ने उसके हंसते हुए होठों को कसकर चूम लिया और अपनी टी शर्ट उतार कर फेंक दी। भूमिका की खिलखिलाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। भूमिका ने अपने होठ आगे बढ़ाकर आकाश के सीने को चूम लिया और उसमें समा गई, मानो उसकी दुनिया वही खत्म हो जाती है। आकाश ने भूमिका को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। भूमिका अभी भी अपनी बाहें उसके गले में लपेट रखी थी। वो रात आकाश की सारी हसरतें पूरी करने वाली रात थी। वो बेचैनी जो इतने वक्त से बरकरार थी, आज खत्म हो चुकी थी। अगली सुबह सब वापस जाने के लिए तैयार थे। आकाश ने पूरे घर को एक नज़र देखा, उसकी आंखें भर आई।
वो दौड़कर घर के हर उस कोने को जो उसके लिए स्पेशल था उसकी फ़ोटो उतारने लगा। घर की छत जहाँ उसने भूमिका को प्रपोज़ किया था, दुआरे की, आटा चक्की और चक्की पर बैठे हुए कमल की, अपने कमरे की जहाँ उसकी और भूमिका की शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हुई। सब खुश थे, सबको सब कुछ मिल गया था। आकाश जिसे अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ, राधा जिसने अपने दिल की सुनकर अपनी ख्वाहिशों को चुना, अमर जिसे उसका प्यार मिल गया था, अनूप जो हमेशा बेटियों के लिए तरसे, वो 2 बेटियों के बाप बनकर जा रहे थे, भूमिका जिसकी आज मायके से सच्ची विदाई हो रही थी, एक सुहागन की तरह। कारी दरवाजे पर तैयार थी। आकाश ने कमल को आवाज़ लगाई। कमल चेहरा झुकाए बाहर तक आया। काहे वैसे ही चिपके रहते हो जीजा से, विदा करने बाहर तक नहीं आए? आकाश हंसता हुआ बोला। कमल की रुलाई फूट पड़ी। आकाश ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। बस, बस रोना बंद करो, लोंडियों की तरह। तुम भी ब्याह कर लो अब, और जब भी शहर आना हमसे मिलने ज़रूर आना। हम सब तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। आकाश ने अपनी स्मार्ट वॉच उतारकर कमल को पहना दी। कमल नय-नय करता रह गया। नहीं जीजा, इतनी महंगी घड़ी तुम्हारे हाथ पर ही अच्छी लगती है। हम तो पूरे दिन चक्की पर ही रहते हैं। कोई बात नहीं, इसे मेरी तरफ से छोटा-सा गिफ्ट समझ लो। कमल ने संकुचाते हुए घड़ी ले ली। सब कार में बैठ गए। दोनों कार चल दी। पहली बार आकाश को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ अपना सा पीछे छोड़कर जा रहा है। उसने साइड मिरर से देखा। पीछे कमल, पंडित जी और भूमिका की माँ और चाची हाथ हिला रही थी। आकाश की आंखों की कोरे भी नम हो गई। मैं जल्दी वापस आऊँगा, आकाश मन ही मन उन सब से बोला। उसने बगल में देखा, भूमिका मुस्कुरा रही थी। भूमिका ने मुस्कुराते हुए अपना सिर आकाश के कंधों पर रख दिया। आकाश ने भी एक हाथ से उसे अपने करीब खींच लिया। बाहर बारिश की रिमझिम फुहारें बरस रही थी। दोनों मुस्कुरा रहे थे। कार में बहुत धीमी आवाज़ में गाना बज रहा था। तेरी बारिशें भिगोए मुझे, तेरी हवाएं बहाए मुझे, पाँव तले मेरे ज़मीन चल पड़ी, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, यही तो प्यार है। दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यही रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।